हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीएम क्लासेस ऑफ होम साइंस। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं फ्रॉइड की साइको एनालिटिक जो थ्योरी है उसके डिफेंस मैकेनिज्म्स। मैंने आपको फ्रॉइड की साइको एनालिटिक और साइकोसेक्सुअल थ्योरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दी है। उसमें वो ऑलरेडी एक ऑल 1 आवर का कंटेंट है उसमें, और उसमें हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन की है। बार बार चीज़ों को रिपीट किया गया है ताकि आपको समझ में आए। तो आपने वो नहीं देखा है पहले तो आप वो भी देख लीजिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना डिफेंस मैकेनिज़म्स जो फ्रॉइड ने दिए हैं, कि पहले समझेंगे कि डिफेंस मैकेनिज़्म क्या होते हैं और डिफेंस मैकेनिज़्म कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी, पहले हम समझते हैं कि डिफेंस मैकेनिज़्म होते क्या हैं। फ्रॉइड ने हमें डिफेंस मैकेनिज़म्स दिए हैं और डिफेंस मैकेनिज़्म की नीड क्यों पड़ती है, डिफेंस मैकेनिज़्म कैसे बनते हैं, डिफेंस मैकेनिज़्म होते क्या हैं। ठीक है, तो हमारी एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी लाइफ खुशी खुशी तो नहीं गुजारता। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स जो हैं पर्सनल लाइफ में आते हैं। इंसान जो है अपने इन्वायरमेंटल में बहुत सारी चीज़ें जो है प्रॉब्लम फेस करता है, जो प्रॉब्लम्स उनको एंजाइटी कॉज करती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है स्ट्रेस देती हैं। तो उस बड़ी सारी स्ट्रेस के जो अलग अलग फर्दर उनको फ्रस्ट्रेशन भी कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, प्रेशर है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है। तो ये सारी चीज़ें जो सारी प्रॉब्लम है, तो इन सब से फाइट करने के लिए, इन सब से लड़ने के लिए, प्रॉब्लम्स को एक तरह से सॉल्व करने के लिए, लड़ने के लिए तो नहीं, सॉल्व करने के लिए जो हमारी ईगो है, हमारी जो ईगो है, जो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करती है, जो कॉन्शियसनेस पे काम करती है, तो वो क्या क्या कर लेती है, कुछ मैकेनिज़्म सेट कर लेती है। क्या करने के लिए? हमारा जो इंटरनल स्ट्रेस है, कॉन्फ्लिक्ट है, जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारे अनप्लेजेंट इमोशनल एक्सपीरियंसेस हैं, उनको क्या करने के लिए, उनसे कॉप अप करने के लिए हमारा ईगो जो है वो कुछ मैकेनिज़म्स जो है वो सेटअप कर लेता है। उन्हीं को हम डिफेंस मैकेनिज़्म भी कहते हैं। डिफेंस मैकेनिज़्म जो है वो अनरियलिस्टिक हैं, वो रियलिस्टिक नहीं होते हैं। और जो हमारा माइंड है, जब उन पे वो कौन से लेवल पे ऑपरेट करता है, वो अनकॉन्शियस लेवल पे ऑपरेट करता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा एग्ज़ाम में कि डिफेंस मैकेनिज़्म रियलिस्टिक हैं या अनरियलिस्टिक हैं। यहाँ पूछ लेंगे आपको कि डिफेंस मैकेनिज़म्स जो हैं वो कौन से लेवल ऑफ माइंड पे ऑपरेट करते हैं। तो वो करते हैं अनकॉन्शियस लेवल पे। ठीक है, तो डिफेंस मैकेनिज़्म क्या होते हैं? डिफेंस मैकेनिज़म्स जो होते हैं, एक मेथड होता है जो हमारी जो हम यूज़ करते हैं अपनी एंजाइटी या स्ट्रेस के साथ कॉप अप करने में। ठीक है, तो डिफेंस मैकेनिज़्म जो हैं वो हमारे लिए हेल्दी नहीं होते हैं। ऑल्दो हम अपना जो है एंजाइटी स्ट्रेस के साथ कॉप अप करते हैं, पर ये अनरियलिस्टिक अप्रोच होती है और ये हेल्दी मेथड नहीं होते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल है वो फ्रीक्वेंटली डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ करता है, मतलब ये अनरियलिस्टिक होते हैं, रियल नहीं होते हैं, ये रियलिटी को छुपाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज़्म तो यहाँ पे हम रियलिटी को छुपा करके उसका ऑपोजिट चीज़ बता रहे हैं। हम आगे फर्दर डिफेंस मैकेनिज़्म करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि वाई दीज आर नॉट रियलिस्टिक। ठीक है, तो डिफेंस मैकेनिज़्म को जब हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं तो हमको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जैसे साइकोसिस, न्यूरोसिस। जैसे हम उन पे ना चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि हाँ ये चीज़ रियल है, ये चीज़ अनरियल है। मतलब डिफेंस मैकेनिज़्म उनमें इतना ज़्यादा डेवलप हो गया होता है, फ्रीक्वेंटली वो इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। सिवियरिटी ऑफ स्ट्रेस जो होता है, हमारा आज जो स्ट्रेस रहता है लाइफ में, वो बहुत सारी चीज़ों को लेके रहता है। हमारी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन है, या फिर कोई कॉन्फ्लिक्टिंग फोर्सेस हैं, इलनेस है, मैरिज है, बहुत सारी प्रॉब्लम जो हैं वो हमें कॉज करती हैं। और एग्ज़ाम फेलियर है, तो मतलब उन सब से जूझने के लिए हमारे पास कुछ डिफेंस मैकेनिज़म्स होते हैं। ठीक है, जब एक इंसान खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है या सेल्फ डीवैल्यूएशन होती है, उसमें एंजाइटी होती है, हर्ट किसी तरह से हो जाता है, तो वो खुद को समझाता है। तो वो, और जो डिफेंस मैकेनिज़म्स होते हैं वो लर्नड होते हैं, हम अपने जो है लाइफ से उनको सीखते हैं और वो हैबिचुअल होते हैं। ठीक है,
तो हम एक एक करके डिफेंस मैकेनिज़्म को समझेंगे कि ये होते क्या हैं। डिफेंस मैकेनिज़्म के फीचर्स जो हैं वो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, ठीक है। तो आपको डिफेंस मैकेनिज़्म आई होप अच्छे से समझ में आया होगा होता क्या है। ये डिफेंस मैकेनिज़्म जो हमारा इड है और सुपर ईगो है, उनके बीच में जब भी फाइट होती है तो उनको बैलेंस करने के लिए इड ईगो सुपर ईगो में अगर किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट चलता है, उनके बीच में बैलेंस बनाने के लिए डिफेंस मैकेनिज़्म का यूज़ भी होता है। उस पर्सपेक्टिव से भी, साइकोएनालिटिकल पर्सपेक्टिव से भी फ्रॉइड ने इसको कहा है। तो एक एक करके हम समझेंगे। ये चीज़ हमने समझ ली कि क्या होता क्या है। इसमें आपने कीवर्ड्स याद रखने हैं। अनरियलिस्टिक होता है, अनकॉन्शियस होता है, जो भी हमारे इंटरनल स्ट्रेस कॉन्फ्लिक्ट हैं, अनप्लेजेंट इमोशनल हैं, उनको डिक्रीज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। हेल्दी मेथड नहीं है ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉज कर सकता है, सेल्फ डिवैल्यूएशन एंजाइटी को टैकल करने के लिए, और ये हैबिचुअल होते हैं, ठीक है। ये हमने सीखा कि डिफेंस मैकेनिज़्म क्या होते हैं। अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले तो डिफेंस मैकेनिज़्म में आ जाता है आपका प्रोजेक्शन, फिर रिएक्शन फॉर्मेशन, रिग्रेशन, रिप्रेशन, डिनाइल, फैंटेसी, डिस्प्लेसमेंट, इमोशनल इंस्टीट्यूशन। इसमें से एक दो ही अभी तक पूछा है। एक से स्टेटमेंट दे दी जाती है, एग्जाम्पल भी दे दी जाती है, और नीचे 4 डिफेंस मैकेनिज़्म दिए होंगे, पूछेंगे ये किसकी एग्जाम्पल है, या मे भी आपको फर्दर ये केस में मैच द फॉलोइंग में देखने को मिले। जब आप जब मैच द फॉलोइंग में देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि हर कोई डिफेंस मैकेनिज़्म सिमिलर है, तो आप मैच द फॉलोइंग में गड़बड़ कर दोगे। लेकिन आपने इसको एक एक चीज़ को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज़्म हैं, इतने सारे हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका प्रोजेक्शन एक डिफेंस मैकेनिज़्म है। वो उसमें क्या करता है, एक इंडिविजुअल अपनी जो शॉर्टकमिंग है, अपनी जो गलतियां हैं, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दूंगी। मैंने यहाँ पे देखो कोई कंटेंट भी ऐड नहीं किया है, मैं आपको एग्जांपल दूंगी और आपने भी अपने तरीके से अपने लफ्ज़ों में एक एक का मतलब जो है अपने नोट डाउन करना है। प्रोजेक्शन क्या होता है, आप एग्जाम्पल्स याद रखेंगे, आपको मतलब याद रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले होता है प्रोजेक्शन ये होता है कि जो हमारी गलतियाँ होती हैं, हमारी शॉर्टकमिंग्स होती हैं, हमारी मिस्टेक्स होती हैं, हमारे मिसडीड्स जो होते हैं, जहाँ जो हमारे अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सिस या थॉट्स, किसी तरह की कोई ख्वाहिश जो अनएक्सेप्टेबल है, तो प्रोजेक्शन जो है एक तरह से किस में देखी जाती है, एक इंडिविजुअल की ईगो को प्रोटेक्शन करने के लिए। ईगो को मतलब एक इंसान है, उसकी ईगो ना हर्ट हो जाए, तो अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी गलतियां हैं, हमारे मतलब हम कह सकते हैं हमारे गुनाह हैं, हमारे जो अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सिस हैं, जो हमारे थॉट हैं, जो हमारे डिज़ायर हैं, वो हम क्या वो सारी चीज़ें हम दूसरों पे डाल देते हैं। मतलब जब हम दूसरों को अपने गुनाहों के लिए, अपनी डिज़ायर्स के लिए, अपने थॉट्स के लिए दूसरों पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, तो वो हम कहते हैं प्रोजेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल ले लो, स्टूडेंट है, वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, वो अपनी गलती नहीं मानेगा कि मैं फ़ेल हो गया बिकॉज़ मैंने पढ़ा नहीं था, ठीक है। वो अपनी गलती नहीं मानेगा, वो क्या करेगा, वो ब्लेम करेगा टीचर पे। अपने गलती है वो, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो किस पे ब्लेम डाल देगा, वो टीचर पे डाल देगा, कि बोलेगा कि टीचर की गलती है, टीचर ने पढ़ाया नहीं था, ठीक है। ये हो गया प्रोजेक्शन कि हाँ भाई, हमने अपनी गलती, हमारे जो हमारे थॉट्स हैं, हमारा जो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है, वो हमने दूसरों पे डाल दिया। अब जैसे कोई डेलिक्वेंट बच्चा है, कोई ऐसे शरारतें करने वाला बच्चा है, मारपीट करने वाला बच्चा है, चोरी चकारी करने वाला बच्चा है, तो वो जब पकड़ा जाएगा तो वो ये नहीं कहेगा कि मेरी गलती है, वो किस पे ब्लेम डाल देगा, वो अपने पेरेंट्स पे ब्लेम डाल देगा। वो बोलेगा कि मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। तो इस तरह से अगर हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जेआरएफ क्वालीफाई नहीं होता है, तो हम इस चीज़ के लिए खुद को नहीं रिस्पॉन्सिबल मानते कि हमारा जो है, हमारी कहीं कोई कमी रह गई होगी, या हमने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया होगा। तो हम क्या करते हैं, हम इल्ज़ाम किस पे लगा लेते हैं, अपनी किस्मत पे, कि हाँ भाई इस बार हमारी किस्मत नहीं थी अच्छी, तो इस बार हमारा जेआरएफ नहीं हुआ। तो ये जो सारी है, ये प्रोजेक्शंस होती हैं, जो हम खुद की चीज़ों को एक्सेप्टेबल ना करके, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एक्सेप्टेबल ना करके, हमारी गलतियों को, हमारी शॉर्टकमिंग्स को एक्सेप्ट ना करके, हम जब चीज़ें दूसरों पे डाल देते हैं, दूसरों को उसके लिए जो है प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर लेते हैं, तो यही प्रोजेक्शन है। अब फॉर एग्जांपल, ये मैंने आपको बताया कि ये ईगो प्रोटेक्शन के लिए होता है, कि हमारी ईगो जो है इससे बची रहती है, ठीक है। और एक एग्जांपल इसकी देती हूँ। फॉर एग्जांपल, बच्चा जो है साइकिल से गिर गया, वो अब
खुद की गलती नहीं मानेगा कि मैं ही साइकिल गलत चला रहा हूँ तो मैं गिर गया नीचे, वो बोलेगा कि नहीं साइकिल ने मुझे गिरा दिया, तो उसको वो लात मारना स्टार्ट कर देगा। या अगर प्लेयर है ग्राउंड में खेलते खेलते एक स्पॉट पे जाके स्लिप हो जाता है, तो वो क्या करेगा, वो इस तरह वो अपनी गलती नहीं मानेगा या फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैं गिर गया, तो वो उस स्पॉट को जाके ज़मीन पे लात वात मारना स्टार्ट कर देगा कि हाँ भाई तेरी गलती है, मैं गिर गया। तो ये होता है आपका प्रोजेक्शन। और इसमें प्रोजेक्टिव मैकेनिज़्म में जो है वही है कि हमारे जो खुद के अनएक्सेप्टेबल डिज़ायर्स होते हैं वो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो ये आपका प्रोजेक्शन है। मैं आपको इंग्लिश में भी समझाती हूँ, मे बी आपको उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। इसका आप कीवर्ड याद रख लो, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है जहाँ पे हम अपने जो अनएक्सेप्टेबल अर्जेस हैं वो हम दूसरों पे एट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो आप इसका याद रखो, प्रोजेक्शन हो गया एट्रीब्यूटिंग वंस ओन अनएक्सेप्टेबल डिज़ायर्स थॉट्स जो भी हैं टू अनदर, वंस हमारे खुद के ओन अनएक्सेप्टेबल, पूरा याद रखना, अनएक्सेप्टेबल अर्जेस डिज़ायर थॉट्स टू अनदर। ठीक है, जब हम खुद के जो ओन थॉट्स हैं अनएक्सेप्टेबल हैं उनको एट्रीब्यूट करते हैं, उनको प्रोजेक्ट कर लेते हैं दूसरों पे, और ये हम कर लेते हैं जब हम अपनी सेल्फ इस्टीम के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो मतलब अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोजेक्शन। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको फिर से कोशिश करूँगी उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की। ठीक है, नेक्स्ट आपका है रिएक्शन फॉर्मेशन। अब रिएक्शन फॉर्मेशन आपका कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है और ये क्यों कहाँ यूज़ होता है, ये क्या है? तो ये आपका होता है जब इंडिविजुअल खुद को किससे प्रोटेक्ट करता है, फ्रॉम डेंजरस डिज़ायर। मतलब इसके पहले मैं आपको इंग्लिश में बोलती हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। व्हेन एन इंडिविजुअल प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम डेंजरस डिज़ायर्स developing of a conscious attitude and behavior pattern opposite to repression, because he uses reaction formation. In this situation one conceal hate with love, cruelty with kindness, sexual proximity with another behavior। कहने का मतलब ये है कि रिएक्शन फॉर्मेशन में जो है इंडिविजुअल जो है वो क्या करता है। फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है, दो पर्सन है, ठीक है, ये वाला इसको पसंद नहीं करता, इससे बड़ी ज़्यादा नफ़रत करता है, लेकिन इसको नहीं पता कि ये वाला पर्सन जो है, पर्सन वन है, मुझे पसंद नहीं करता है। तो ये आपस में मिले, ठीक है, ऑल्दो इसके दिल में इसके लिए बहुत ज़्यादा नफ़रत है। जो पर्सन वन है उसके दिल में पर्सन टू के लिए बहुत ज़्यादा नफ़रत है, लेकिन जब ये वाला पर्सन वन पर्सन टू से मिलता है तो ये बड़े हंस के मिलता है। ये क्या करता है, अपना रिएक्शन फॉर्मेशन कर लेता है। इसके दिल में इसके लिए नफ़रत है, लेकिन इसको शो नहीं करना है इसने, तो ये क्या करेगा, उससे हंस के बात कर लेगा, ठीक है, प्यार से बात कर लेगा, उसकी दो चार तारीफ़ें कर लेगा। तो ये हो जाता है रिएक्शन फॉर्मेशन। मतलब हम ऐसी सिचुएशन में कहीं पे फंसे हुए हैं जहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, लेकिन हम रो नहीं रहे हैं, हम हंस रहे हैं उस सिचुएशन में। तो हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो हमारे जो रियल डिज़ायर है, जो रियल फीलिंग्स हैं, हम उनको क्या कर रहे हैं, अपने कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं ला रहे। हमको पता है, हम कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, हमारा रोना निकलने वाला है, तो हम अपने दिमाग को समझा लेते हैं कि नहीं अभी रोना नहीं है, इंसल्ट हो जाएगी। तो इंसान क्या करता है, हंस लेता है। तो हंस के क्या करता है, अपनी जो रियल फीलिंग्स है उसको सप्रेस कर लेता है, रियल फीलिंग्स को छुपा लेता है, रियल इमोशंस को छुपा लेता है, वो उसको अपनी कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं आने देता। तो यही होता है आपका रिएक्शन फॉर्मेशन। मतलब हमारा जो रिएक्शन है वो ऑपोजिट निकलता है, जहाँ पे हमने दुखी होना है वहाँ पे हम दुखी ना होकर के खुश हो जाते हैं। जहाँ अगर हमको किसी से नफरत है तो हम उससे प्यार से मिलते हैं, ठीक है। हमको किसी के साथ किसी को मारने का मन कर रहा है, लेकिन हम अपना रिएक्शन फॉर्मेशन करते हैं, उससे बड़े प्यार से बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका रिएक्शन फॉर्मेशन का यही है कि हमारा जो बिहेवियर पैटर्न है वो रियल ना करके हम उसको ऑपोजिट जो है वो शो करते हैं, ठीक है। ये आ जाता है आपका रिएक्शन फॉर्मेशन। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि डैश डिफेंस मैकेनिज्म हेल्प द इंडिविजुअल टू मेंटेन हिज एडजस्टमेंट विद सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर एंड अवॉइड अवेयरनेस ऑफ फेयर और सेल्फ डिवैल्यू एंड डिज़ायर। या इस तरह से पूछ लेंगे कि कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है जहाँ पे रियल फीलिंग्स को जो है रिप्रेस करके एक इंडिविजुअल जो है वो अपना ऑपोजिट बिहेवियर शो करता है, तो वो आपका रिएक्शन फॉर्मेशन है। यहाँ में भी आपको एग्जाम्पल दे देंगे इसी तरह की जिस तरह की मैंने दी। तो ये आपका हो जाता है रिएक्शन फॉर्मेशन, ठीक है।
अब नेक्स्ट आता है आपका रिग्रेशन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा, हमने 2 कर लिए। अब आ जाता है आपका रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होता है? रिग्रेशन से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। रिग्रेशन ये होता है कि जब एक इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा कोई पेनफुल थॉट्स आ रहे हैं उसकी कॉन्शियस अवेयरनेस में, एंड ही यूजेस टू रिप्रेस। मतलब इसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल है, जो एक उसको थॉट है वो बहुत परेशान कर रहा है। कोई भी थॉट है, कोई बुरा थॉट है, वो उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बार बार उसके दिमाग में आ रहा है। जैसे उसको कोई परेशानी है, कोई किसी ने कोई मतलब कुछ भी थॉट है, आप खुद एग्जांपल अपने दिमाग में बना लो कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो उसको बड़े पेनफुल कॉज कर रही है। जैसे ब्रेकअप हो गया किसी इंसान का, ठीक है, तो उसको उस पर्सन की बार बार याद आ रही है, उसको उसकी मेमोरीज आ रही हैं याद, उसकी बातें याद आ रही हैं। तो अब उसका ब्रेकअप हो गया, तो लेकिन वो उसके थॉट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हैं, तो वो बार बार उसकी कॉन्शियस अवेयरनेस में आ रहे हैं। अब इंडिविजुअल चाहता है कि मुझे ना आए उसकी याद, वो खुद को समझाता है कि यार इस इंसान के बारे में सोच ही मत। तो वो क्या करता है, कॉन्शियसली जो है वो क्या करता है, जो है इस थॉट को, कोई पर्टिकुलर चीज़ को रिप्रेस करने की कोशिश करता है। वो ये कहता है कि मैं रिप्रेशन सॉरी ये मैंने आपको रिप्रेशन की एग्जांपल समझा रही हूँ, रिग्रेशन की नहीं, ठीक है। आप रिग्रेशन नहीं समझना, ये रिप्रेशन की मैं समझा रही हूँ, ठीक है। रिप्रेशन में यही मैं आपको बता रही हूँ कि एक इंडिविजुअल है जिसको पेनफुल थॉट आ रहे हैं और कॉन्शियस अवेयरनेस में बार बार आ रहे हैं, तो वो क्या चाहता है कि वो चाहता है कि मैं इसको भूल जाऊँ। तो वो उसको एक सिलेक्टेड चीज़ को सिलेक्ट करके भूलने की कोशिश करता है। तो जब वो इंटेंशनली एक थॉट को अपने दिमाग में कहीं छुपाने की कोशिश कर रहा है, वो चाहता है कि वो थॉट जो है वो कोई सिचुएशन जो है उसकी कॉन्शियस अवेयरनेस में बार बार नहीं आए, तो वही चीज़ है आपकी रिप्रेशन, जहाँ पे इंडिविजुअल जो है विदाउट कॉन्शियस इंटेंशन जो है वो चाहता है कि जो थॉट है उसके दिमाग में नहीं आए, वो इंटेंशनली उसको जो है सप्रेस करने की कोशिश करता है। ये आपका हो गया रिप्रेशन, ठीक है। मैंने आपको इसकी एग्जांपल भी दी है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपने इसका जो कीवर्ड है वो याद रखना है कि आपको एग्ज़ाम में पूछ लेंगे कि आप जो रिप्रेशन जो है उसमें दे दिया जाएंगे कि सबकॉन्शियसली ब्लॉकिंग आइडियाज़ या फिर थॉट्स और इम्पल्सिस दैट आर अनडिज़ायरेबल। जो आप चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको इन चीज़ों को जो है नहीं चाहिए, तो अनडिज़ायरेबल, ठीक है। इसका है सबकॉन्शियसली ब्लॉकिंग आइडियाज़ दैट आर अनडिज़ायरेबल, वो हो गया आपका रिप्रेशन, ठीक है। कुछ भी आइडिया, कोई भी इम्पल्स हो सकता है जो आपकी लाइफ में ट्रॉमेटिक और बार बार आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस में आके आपको परेशानी कॉज करे। इसका ऑपोजिट फिर सप्रेशन भी होता है, मैं वो भी आपको समझाऊंगी। तो आपने रिप्रेशन याद रखना है कि रिप्रेशन जो है वो कॉन्शियस माइंड से हम जो है निकाल करके सबकॉन्शियस माइंड में डाल देते हैं। वो भी सारे अनप्लेजेंट थॉट्स, मेमोरीज जो हम कॉन्शियस माइंड से निकाल करके सबकॉन्शियस माइंड में डाल देते हैं, बिकॉज हमको उनकी ज़रूरत नहीं है, हम उनको बार बार जो है नहीं यूज़ में लाना चाहते। तो समबडी जो बहुत ज़्यादा बचपन में गालियाँ निकालता होगा, बट उसको स्टिल प्रॉब्लम है विद कनेक्शन, एग्रेशन, एंजाइटी, तो मतलब वो नहीं चाहता कि अब मुझे इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए, तो वो सुधर गया है। तो वो मतलब कुछ भी हो सकता है, आप अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका ऑपोजिट था सप्रेशन। सप्रेशन में जो है वो हमारी सप्रेशन में हम खुद नहीं जो है अपनी जो चीज़ों को रिप्रेस करते हैं, वो खुद ही हो जाती हैं, ठीक है। मैं आपको ये भी समझाऊंगी। नेक्स्ट है आपका रिग्रेशन। फिर आपका रिग्रेशन, मैंने आपको बोला रिग्रेशन से आपको वो एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि वो कौन सा डिफेंस मैकेनिज़्म है जहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो अपने अर्लियर लेवल पे चला जाता है, तो वो होता है आपका रिग्रेशन। रिग्रेशन का आपका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है और वो अपनी जो है क्या करता है अपनी लाइफ में, मतलब रिग्रेशन का आपने ये रखना है अडाप्टिंग one's behavior to early level of psychosocial development। इसका कीवर्ड्स भी, इसका स्टेटमेंट भी इसी तरह से पूछते हैं, adapting one's behavior to earlier level of psychosocial development।
मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे एक बॉय है, एक बच्चा, ये लड़का लगा लो, जो आपका रिग्रेशन है ना वो आपका ज़्यादातर रहता है आपका 4 ईयर और 5 ईयर के चिल्ड्रन में ही। जैसे 4 साल का या 5 साल का बच्चा है तो उसको कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं मिली तो वो अपनी अर्लियर स्टेजेस, जैसे वो अपने छोटे होते या टॉडलरहुड में उस चीज़ को मांगने की कोशिश करता था, जैसे वो अपनी उन अर्लियर स्टेजेस पे चला जाता है। जैसे एक लगा लो, एक 6 साल का बच्चा है, किसी मॉल में चले गए और एक बच्चा है वहाँ पे, उसको कार दिख गई और उसने ज़िद की कि मदर मुझे ये कार लेके दे दो। तो बच्चा क्या, मम्मा बोलेगी कि नहीं अब तुम बच्चे नहीं रहे, अब तुम इसके साथ नहीं खेलोगे। तो वो क्या करेगा, वो ज़मीन पे बिलसने लगेगा, रोने लगेगा, जैसे वो छोटे होते करता था, 2-2.5 साल की उम्र में करता था। तो वो क्या हो गया, रिग्रेशन हो गया। उसको लगता है कि मैं उस बिहेवियर में, पर्टिकुलर बिहेवियर में चला जाऊँगा तो मेरी ये वाली जो नीड है ये फुलफ़िल हो जाएगी, या फिर इस तरह से जो है मैं अपनी चीज़ों को ले लूँगा। तो ये जो होता है रिग्रेशन होता है, इसका यही है कि हम अपनी जो अर्लियर पीरियड है लाइफ के, जो बहुत सिक्योर पीरियड होते थे हमारे अर्ली चाइल्डहुड के, हम उन पे रिटर्न कर लेते हैं, हम वापस उस पीरियड में चले जाते हैं। ज़्यादातर रिग्रेशन जो है अगर इंडिविजुअल यूज़ करता है तो वो यही है कि अपनी जो करंटली अगर उसकी लाइफ पेनफुल है, रियलिटीज़ पेनफुल है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसकी लाइफ में, तो वो क्या करता है, उनसे बचने के लिए अपनी अर्लियर स्टेजेस में चला जाता है। कभी कभी होता है ना, ऐसे बड़ा एडल्ट है कोई, तो वो बच्चों की तरह रोता है। कोई बोलती है यार तुम क्या बच्चों की तरह रो रहे हो, तो उसको लगता है कि मैं बच्चों की तरह रोऊंगा तो मेरा कहीं ना कहीं स्ट्रेस पेन जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। रोने लगते हैं, अपने इमोशंस ऐसे बच्चों की तरह निकाल लेते हैं। तो ये होता है आपका अर्लियर स्टेजेस में चले जाते हैं। या फिर कभी कभी लड़कियां जो है अपनी ज़्यादा चिढ़ती हैं, या लड़कियों को अपनी कोई ज़िद मनवानी होती है तो वो क्या करती हैं, अपने फादर से बड़े प्यार से बात करती है। जैसे जिसकी एग्जांपल लगा लो आप, बेबी टॉक। बेबी टॉक, पापा मुझे ये दिला दो ना प्लीज़, ऐसे बेबी टॉक्स करती हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, बेबी टॉक का मतलब वो अपनी अर्लियर स्टेजेस में रिग्रेस कर लेती है, मतलब चले जाते हैं। उनको लगता है कि हम इस तरह से बात करेंगे तो जो भी हमारा बिहेवियर है वो फुलफ़िल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी ये ज़्यादातर जो है आपके छोटे बच्चों में ही देखने को मिलता है। लेकिन अगर अडल्ट इस तरह का परफॉर्म करता है तो मतलब वो रिग्रेशन स्टेज में चला जाता है, अर्लियर स्टेजेस में अपनी लाइफ की चला जाता है। Mild form of regression is homesickness. Regression can occur at any stage, any age, और जो उसकी इंटेंसिटी है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वरी करती है। लाइक कोई इंडिविजुअल अलग परफॉर्म करेगा, और वो फ्रिक्वेंटली ओवर प्रोटेक्टेड और अनड्यूली जो डिपेंडेंट बच्चे होते हैं ना उनमें दिखने को मिलती है। जो ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं और ओवर प्रोटेक्टेड बच्चे होते हैं उनमें इस तरह की डिफेंस मैकेनिज्म रिग्रेशन जो है वो दिखने को मिलता है। तो इसका आपने यही रखना है कि रिटर्निंग बैक टू अर्लियर पीरियड ऑफ लाइफ, तो ये आपका रिग्रेशन का है स्टेज। आपने जो कीवर्ड्स है ना वो याद रखने हैं। रिप्रेशन में ये हो गया कि हम सबकॉन्शियसली जो हमारे अर्जीज हैं उनको क्या करने हैं, ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। कॉन्शियस माइंड से हम उनको सबकॉन्शियस माइंड में भेज देते हैं कि हमको ये चीज़ बार बार याद नहीं करनी है। रिएक्शन फॉर्मेशन में हम अपोजिट रिएक्शन शो करते हैं, जो हमको असल में शो करना होता है वो हम शो नहीं कर करके ऑपोजिट उसका शो करते हैं। और प्रोजेक्शन में ये है कि हम अपनी गलती नहीं मान करके इल्ज़ाम दूसरों पे डाल देते हैं। ठीक है, हमने कितने कर लिए, हमने 4 कर लिए। अब आ जाता है डिनाइल ऑफ रियलिटी। डिनाइल ऑफ रियलिटी जो है वो बहुत ही एक्सेप्टेबल एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म है और ये हर कोई परफॉर्म करता है। हर कोई परफॉर्म करता है। तो डिनाइल में क्या होता है, आपका डिनाइल में होता है कि इंडिविजुअल चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं करता है, रियलिटी को वो एक्सेप्ट ही नहीं करता, उसको डिनाई कर लेता है। इसकी एग्जांपल लगा लो, आप किसी को, आपको कोई अगर स्मोकिंग करता है ना तो आप उसको बार बार बताओगे ना स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग जो है कॉजेज कैंसर, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ऑल्दो उसको अगर उसको लगेगा कि मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम अभी तक हो नहीं रही है तो मैं वो उसको एक्सेप्ट भी नहीं करता है। अगर आप ड्रग एडिक्शन को बोलोगे कि ड्रग जो है वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है तो वो उस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये आपका रहता है डिनाइल, एक डिफेंस मैकेनिज्म कि हाँ हम रियलिटी को इससे छुपा लेंगे। रियलिटी पता है, रियलिटी में ये एक्सेप्टेबल है कि हाँ कि स्मोकिंग करोगे तो कैंसर होएगा, स्मोकिंग करोगे तो लंग्स ख़राब होएंगे। लेकिन जो असल में है ना पर्सन जो स्मोकिंग करता है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो क्या करेगा, इस चीज़ को डिनाई करेगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया डिनाइल।
और इसकी एग्जांपल यही है कि डिनाइल ऑफ रियलिटी जो है एक डिफेंस मैकेनिज्म है, सिंपल वन है। इसमें पर्सन जो है रिफ्यूज़ कर देता है, एक्नॉलेज नहीं करता है रियलिटी को, और वो एक्सेप्ट भी नहीं करता, उस चीज़ से अग्री भी नहीं करता है। ठीक है, ये आपका हो गया डिनाइल। और बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं इसकी, और भी बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं। जैसे एक इंडिविजुअल, उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई और वो उसको एक्सेप्ट, उसका ब्रेकअप हो गया और वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि मेरा ब्रेकअप हो गया, और बार बार कोशिश करेगा प्रिटेंड करने की वो फ़ाइन है। ठीक है, मतलब वो डिनाइल कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है किसी चीज़ को, तो वो डिनाइल है। जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, परमानेंट कोई नहीं होता। अगर आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे तो मतलब आपको साइकोलॉजिकल किसी तरह के डिसऑर्डर होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आपने बस यही याद रखना है, जहाँ पे रिफ्यूज़ल और एक्सेप्टेंस नहीं करता है इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, तो वो डिनाइल है। ठीक है, तो डिनाइल जो है एक शॉर्ट टर्म है और टेम्पररी है। ये जो भी जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म है ये आपको टेम्पररी रिलीफ देते हैं। आप एक पर्टिकुलर टाइम पे जा कर के अपनी जो है सेल्फ इस्टीम को बचाने की कोशिश करते हैं, अपने ईगो को बचाने की कोशिश करते हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। बार बार इनका इस्तेमाल करना सही नहीं है, रियलिटी को हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर आता है आपका, नेक्स्ट आता है आपका फैंटेसी। बहुत सारे बच्चे करते हैं, छोटे बच्चे ज़्यादा करते हैं, खुद में ही फैंटेसी में ही खेलते रहते हैं। ठीक है, फैंटेसी में क्या होता है, जब इंसान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है, तो वो अपनी एक दुनिया बना लेगा। एक अपना इंसान है, कोई एक इंडिविजुअल है, बहुत ज़्यादा इस वर्ल्डली लाइफ से परेशान है, अपने सिचुएशन से परेशान है, फैमिली से, उसको कोई चीज़ पसंद नहीं आती, उसका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो वो क्या करेगा, खुद में ही एक छोटी सी दुनिया बना लेगा और ख़ुद से ही बातें करेगा, उस वर्ल्ड को इमेजिन करेगा। उसको लगेगा कि मैं इस फैंटेसी वर्ल्ड में चला गया हूँ, तो अपनी विशेज़ वहाँ पे जा कर के पूरी करने की कोशिश करेगा एक इंसान। मतलब इतना खो जाएगा उस फैंटेसी में कि उसको लगेगा कि मेरी कोई ख्वाहिश है, तो इस वाली जो इसकी इमेजिनरी लाइफ है उसमें जा कर के फिल करने की कोशिश करेगा। इसमें जो ज़्यादा लगता है कि जो फैंटेसी मेकिंग है उसकी कोई पॉजिटिव वैल्यू है एक, मतलब एक सेंस में, लेकिन ये भी एक तरह से टेम्पररी रिलीफ देती है इंडिविजुअल को। बस इसमें ये है कि जो इंडिविजुअल है वो अपनी एक हार्श रियलिटी जो है उसकी लाइफ की, उससे बचने के लिए एक इमेजिनरी अपना वर्ल्ड क्रिएट करता है। उसको लगता है कि हाँ मुझे ये जो है वो इम्पोर्टेंस इससे मिलेगी। लेकिन ये जो है ये बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है। अगर इंसान बार बार फैंटेसी लाइफ में चला जाता है तो अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो इसका मतलब ये जो है आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। अगर इस तरह से जो है बड़ा ज़्यादा इंसान अपनी लाइफ में करता है, फैंटेसी वर्ल्ड में चला जाता है, इमेजिनरी वर्ल्ड में चला जाता है, तो उसको किस तरह के डिसऑर्डर्स या बिहेवियर प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे शिज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, इंसान रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता है, वर्ल्डली लाइफ में घुस जाता है। उसको लगता है कि अभी यहाँ पे वो एलियंस आ रहे हैं, पर्टिकुलर इंसान है, कोई मुझे मारने आ रहा है, इस तरह की ये चीज़ें होती हैं। तो ये इसका एक एग्जांपल है डे ड्रीमिंग। जैसे चिल्ड्रन जो है डे ड्रीमिंग करते हैं, खाने की डे ड्रीमिंग कर ली, जैसे हाँ भाई मैं उसमें इमेजिनरी लाइफ में जाके बड़े सारे चॉकलेट खाऊंगा, मैं ये करूँगा। मतलब ये एक टेम्पररी होता है, जो है एक फ्रस्ट्रेशन से निकलने के लिए इंसान जो है अपने दिमाग को समझाता है कि नहीं मेरी वो वाली लाइफ ठीक है। ठीक है, तो ये आपका हो गया फैंटेसी। आपने याद रखना है कि फैंटेसी में क्या होता है, वो इंसान जो है एक तरह से जो भी विशेस हैं, इम्पल्सिस हैं, उनको सेटिस्फाई करता है किस लाइफ में जाके, फैंटेसी वर्ल्ड में जा कर के। ठीक है, तो ये आपका है फैंटेसी डिफेंस मैकेनिज़्म। आपने हमेशा याद रखना डिफेंस मैकेनिज़्म सही नहीं है लाइफ के लिए। डिफेंस मैकेनिज़्म जो है वो टेम्पररी होते हैं, टेम्पररी रिलीफ देते हैं। बस फैंटेसी, जो इंसान फ्रस्ट्रेटेड है वो अपनी इमेजिनेशन में चला जाता है, उस फ्रस्ट्रेशन को ओवरकम करने के लिए उसको लगता है कि उस वाली लाइफ में उसकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन ये सारा अनरियलिस्टिक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, पढ़ते पढ़ते इंसान, जैसे इसकी एक बच्चे क्या करते हैं, 2 सवाल पढ़ लिए, उसको लगेगा कि अब मैं क्लास में टॉप आऊँगा। उसी में इमेजिन करने में उनके 2 घंटे चले जाते हैं कि हाँ मैं क्लास में टॉप आ गया, मेरी तारीफ़ हो गई, मेरा ये हो गया। चलो,
नेक्स्ट चलते हैं, आप अपनी लाइफ से इनको रिलेट जब करोगे ना तो आप अपनी ईजिली इन सबको समझ सकोगे। फिर आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है एक डिफेंस मैकेनिज्म है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, हम अपनी फीलिंग्स को जो है वो शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट द पर्सन शिफ्ट इज फीलिंग ऑफ हॉस्टैलिटी एनजाइटी फ्रॉम पर्सन हु इज़ रियल कॉज टू अनदर पर्सन। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, एक बॉस है और उसका एक एम्प्लॉय है। बॉस जो है इसको बार बार एम्प्लॉय को तंग करता है, उससे ओवर वर्क लेता है, उससे ओवर टाइम काम कराता है। ठीक है, अब ये जो एम्प्लॉय है इसको इस पे बॉस पे इतना ज़्यादा गुस्सा है, इतना ज़्यादा गुस्सा है, इसको लगता है मैं इसको 4 मुक्के मारूं और इसको इसको इसकी औकात दिखा दूं। लेकिन एम्प्लॉय जो है इसको शो करना है बॉस की रिस्पेक्ट, तो इसको गुस्सा तो बहुत है, लेकिन ये क्या करेगा, उस पर गुस्सा निकाल लेगा नहीं। फिर एम्प्लॉय क्या करेगा, एम्प्लॉय जाएगा अपने घर। एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा गुस्सा है, निकालना किस पे था, निकालने का मन इसको था अपने बॉस पे। इसने अपने बॉस पे नहीं निकाल करके इसने निकाला अपने घर में जाके अपनी बीवी पे और बच्चों पे। ठीक है, जैसे ये घर पे गया इसने बच्चों को डांटना शुरू कर दिया, बीवी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अगर इंसान ज़्यादा इम्पल्सिव है, ज़्यादा एग्रेसिव है तो मारपीट शुरू कर ली। तो इस तरह का होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में ये होता है कि जो हमारी फीलिंग्स हैं हॉस्टैलिटी की, एनजाइटी की, एग्रेशन की, हम उस पर्सन पे नहीं निकालते हैं, जो रियल कॉज है हम दूसरे पर्सन पे निकालते हैं। तो ये इमोशनल सिचुएशंस होती हैं, तो इनको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। वेरी ऑफन डिस्प्लेसमेंट इज़ यूज्ड इन डिफ़िकल्ट इमोशनल सिचुएशन। तो ज़्यादा सिचुएशन इमोशनल हो जाए तो हम जो है इस तरह की निकालते हैं। ज़रूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट में इंसान जो है दूसरों को मारपीट ही करे, ऐसा नहीं है कि मे बी वो अपनी बात वर्बली भी बात करके अपने इमोशंस जो है वो निकाल सकता है। अब ये बॉस से वर्बली बात करके ना निकाल के किसी और एम्प्लॉय को अपनी प्रॉब्लम समझा ले, रो दो ले ले, तो मतलब अपने इमोशंस जब दूसरे पर्सन पे निकाल लेता है इंडिविजुअल, रियल वाले कॉज को छोड़ करके, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब ये जो है ये चीज़ इंडिविजुअल क्यों करता है, डिस्प्लेसमेंट क्यों करता है, अगर ये इंसान, ये वाला एम्प्लॉय अपने ही रियल कॉज पे ही निकालता अपना एंगर, तो क्या होता है, इसकी जॉब जाने के खतरा हो जाता। तो इसको लगता है कि जो है ये डेंजरस सिचुएशन में नहीं फंसना चाहता, ये रिस्की सिचुएशन में नहीं फंसना चाहता। इसको बाद में इस चीज़ का गिल्ट ना हो कि मैंने जो है अपने ही बॉस पे गुस्सा निकाल दिया। तो इंसान जो है अपनी डेंजरस सिचुएशन से बचने के लिए, अपने जो भी अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर से बचने के लिए जो है इस तरह की हरकतें कर लेता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है आपका डिफेंस मैकेनिज्म वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स हो सकता है। और जब इसमें किसी तरह का सिंबॉलिक एसोसिएशन आ जाती है। ठीक है, हमको इतना डीप नहीं जानना है, हमको सिर्फ इतना इनके जो है बेसिक से मतलब समझने हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट में यही पूछ लिए जाएंगे। अब डिस्प्लेसमेंट का आपको सिंपली यही पूछ लिया जाएगा कि रियल कॉज पे गुस्सा ना निकाल करके दूसरे अदर सोर्स पे अपने जो है इमोशंस एक्सप्रेस कोई करता है, तो वो किस तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है, तो वो आपका है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमने कितने कर लिए, इतने सारे कर लिए। अब है इमोशनल इंसुलेशन। इमोशनल इंसुलेशन आपका कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है, जहाँ पे देखो, इमोशनल इंसुलेशन जो ये है कि वो ये कहता है कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट और जो है लाइफ में बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन जो है वो कॉन्सिक्वेंटली फेस कर चुके होते हैं। और अब वो चाहते हैं कि वो क्या करें, इस तरह से मतलब वो लोग मतलब कि अपनी ज़िंदगी में बहुत सी जो नाउम्मीदियाँ हैं और परेशानियाँ उनकी लाइफ में जो भी होती हैं, इस वजह से वो क्या करते हैं, अपनी उम्मीदें कम कर लेते हैं। इमोशनल इंस्टिट्यूशन में ये होता है कि इंडिविजुअल किसी चीज़ से किसी पर्टिकुलर चीज़ से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता है। ज़्यादा उम्मीद क्यों नहीं रखता है कि वो जल्दी से किसी चीज़ की खुशी नहीं मनाते हैं, और ना ही वो ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वो चीज़ नहीं हुई तो दुःख होगा। तो वो क्या करते हैं, इमोशनल इंसुलेशन कर लेते हैं, मतलब इमोशनली वो जज्बाती तौर पे खुद को इमोशनली सेफ रखने के लिए वो उसको एक तरीका, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंडिविजुअल एक्सपेक्ट कर रहा है कि
एक इंडिविजुअल एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हुए हैं और उसके 90% आएंगे। इंडिविजुअल ने तो एक्सपेक्ट किया है ना, तो कि उसके 90% एग्ज़ाम आएंगे। तो पहले भी अगर उसके पास एक्सपीरियंस है कि मैं पहले बहुत खुश हूँ, चलो आपसे रिलेट करते हैं नेट जीआरएफ की। एक इंडिविजुअल एक नेट का एग्ज़ाम दे के आया और उसको उम्मीद हुई कि हाँ भाई मेरा नेट का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो क्या हुआ, उसका नेट जो है वो क्वालिफाई नहीं हुआ और उसकी जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे भी कम उसके एग्ज़ाम में मार्क्स आए। फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि हाँ मेरे एग्ज़ाम में कम मार्क्स आए बिकॉज़ मैंने अच्छे से क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट नहीं किया, या मेरी ये सारी मिस्टेक्स थी, या मेरी ये वाली जो है खामियां रह गई थी। उसके साथ ये वाला एक्सपीरियंस जो है 3-4 बार हुआ। कोई इंडिविजुअल है जिसने नेट का जो अटैम्प्ट है, नेट जेआरएफ का अटैम्प्ट 3-4 बार दे दिया और हर बार वो बहुत एक्साइटेड होता था कि मेरा इस बार क्वालिफाई हो जाएगा, इस बार क्वालिफाई हो जाएगा। तो वो जो उसके 4 बार नेट देने का जो एक्सपीरियंस था उसमें 5वीं बार में वो अप्लाई किया। इस बार उसने अगर वो नेट का एग्ज़ाम दे करके आया भी है तो उसने उस चीज़ से ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाई है कि उसने मतलब उसको ये इस चीज़ से उसने ऐसे ही समझो ना, ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाई है बिकॉज़ उसको लगेगा कि अगर नहीं क्वालीफाई होगा तो मुझे लास्ट टाइम की तरह बहुत ज़्यादा दुःख होगा, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाऊँगा, मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाऊँगा, टूट जाऊँगा। तो इस बार वो क्या है, वो मतलब खुद को बड़ा समझा के रखा हुआ है, कोई बात नहीं, मतलब आप इमोशनली खुद को सेफ करने के लिए उसने खुद को समझाया हुआ है कि इस बार ज़्यादा उम्मीद मत लगो। तो अगर कोई शख्स है किसी की अच्छी पोजीशन की उम्मीद लगा रहा है कि मेरी प्रमोशन हो जाएगी, तो वो ज़्यादा खुशियाँ परजोश नहीं होता उस चीज़ को लेके, जैसे बॉस और एम्प्लॉय के बीच में है कि बॉस मेरे से बड़ा खुश है तो मुझे वो प्रमोट करेगा। उसको इस तरह के र्यूमर सुनने को मिले हैं कि हाँ उसके बाकी के एम्प्लॉयज़ गॉसिप कर रहे हैं कि हाँ भाई इस बार तो तू प्रमोट हो जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा खुशियाँ ऐसे पुरजोश नहीं होता क्योंकि उसको डर होता है कि अगर मेरी ये वाली उम्मीद पूरी नहीं हुई तो मैं बहुत ज़्यादा उदास हो जाऊँगा। तो इस चीज़ के लिए इसका यही की पॉइंट है कि वो ज़्यादातर उस चीज़ों से उम्मीद नहीं लगाते हैं। वो क्या करते हैं, खुद को इमोशनली सेफ कर रखने के लिए जो है क्या करते हैं, सेलिब्रेशंस पहले नहीं बनाते और वो ओवर होपफुल या फिर नहीं रहते, ओवर जैसे ना ओवर जॉय हो जाता है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, इस तरह से नहीं रहते, वो खुद को समझा लेते हैं। तो यही इसका इमोशनल इंस्टिलेशन है। ठीक है, ये खुद को जो है नाउमीदी, मतलब वो खुद को एक्सपेक्टेशन से जो है महफूज रखने के लिए इस तरह से करते हैं, प्रोटेक्ट रखने के लिए कि उनको, क्योंकि इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये इस आ गया आपका इमोशनल इंसुलेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा इमोशनल इंसुलेशन होता क्या है। ठीक है, हम अपने जो फीलिंग्स हैं उनको अवॉइड करते हैं और हमारे जो इमोशनल जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको, इमोशनल जो हमें पेन देते हैं, हम उनसे खुद को दूरी बनाए रखते हैं। तो आप इसका कीवर्ड याद रखो, एब्स्ट्रैक्शंस, मतलब हम खुद को समझाते हैं ना, तो आप रखो एब्स्ट्रैक्शंस। एब्स्ट्रैक्शंस वो सारे थॉट्स, abstractions एज अ वे ऑफ अवॉइडिंग फीलिंग, अपनी फीलिंग्स को अवॉइड करते हैं, ओवरवेल्म्ड नहीं होते, ओवर होपफुल नहीं होते। और डिस्टेंसिंग, इसका कीवर्ड आप याद रखो, डिस्टेंसिंग वन सेल्फ फ्रॉम पेनफुल सिचुएशंस, इमोशनल पेन से, इमोशनल पेन, इससे हम खुद को दूर रखते हैं। ठीक है, यही हो गया आपका इमोशनल इंसुलेशन। ठीक है, ये नेक्स्ट है आपका इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन भी आपका एक तरह से इमोशनल इंसुलेशन का ही पार्ट है। इमोशनल इंसुलेशन ही इसमें होती है, लेकिन अलग वे में होती है। इंटेलेक्चुअलाइजेशन को आइसोलेशन भी कहते हैं। ये एक तरह से डिफेंस मैकेनिज़्म है। ये इसमें आपका रैशनलाइजेशन और इमोशनल इंसुलेशन दोनों का पार्ट आ जाता है। दोनों 1 बाय 1 समझेंगे। इंटेलेक्चुअलाइजेशन का ही इंटेलेक्चुअलाइजेशन वर्ड से ही आपको समझ में आ जाता होगा, जहाँ पे इंटेलेक्चुअलाइजेशन मतलब यहाँ पे रीजनिंग की बात की जा रही होगी, यहाँ पे किसी तरह के लॉजिक की बात की जा रही होगी। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअलाइजेशन एक डिफेंस मैकेनिज्म है जहाँ पे पर्सन अपना दिमाग यूज़ करता है, अपनी रीजनिंग यूज़ करता है, अपना कॉग्निशन यूज़ करता है, अपना लॉजिक्स लगाता है कि एक पर्टिकुलर फीलिंग्स को अवॉइड करने के लिए। फॉर एग्जांपल, एक इंसान है, उसको किसी तरह की कोई डिजीज़ हो गई, ठीक है,
तो वो अब उस डिज़ीज़ के बारे में सोच सोच के ये नहीं करेगा कि मुझे ये बीमारी होगी और मैं मर जाऊँगा। वो क्या करेगा, इस चीज़ को इंटेलेक्चुअलाइज़ करेगा। वो बोलेगा उसको, ऑल्दो उसको बहुत तकलीफ़ हो रही है कि पता चला है कि एक पर्टिकुलर इंसान को ये बीमारी है। तो अब फॉर लगा लो एग्ज़ाम्पल कैंसर, हाँ? एक इंडिविजुअल, उसको पता चला कि मुझे कैंसर है, ठीक है? अभी वो कैंसर की फर्स्ट स्टेज पे है, ठीक है? उसको दुःख तो बड़ा हुआ सुन के कि मुझे जो है कैंसर है, और उसको रोना भी बहुत आया, ठीक है? तो वो पर्टिकुलरली जो है एंजाइटी है, उसको स्ट्रेस है, लेकिन उसने इंटेलेक्चुअल लगाया, अपना दिमाग लगाया सॉरी, अपना लॉजिक लगाया। उसने क्या बोला, उसने सोचा कि मुझे बीमारी तो है, मुझे डिज़ीज़ तो है, लेकिन इसका इलाज भी तो है ना। मतलब मैं अब भी जाके डॉक्टर को अपना चेकअप कराऊंगा, वो मुझे मेडिसिन्स देगा। तो वो क्या करता है, उसके बारे में डॉक्टर्स को सर्च करने की कोशिश करता है, अपने जो फेयर है, अपने जो दुख है, उसको ओवरकम करने की कोशिश करता है, अपने जो इलनेस है उसके बारे में डिटेल्स फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, ट्रीटमेंट ढूंढता है, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स ढूंढता है, ठीक है? तो उसको यही है कि मैं, अगर मुझे बीमारी है तो मैं उसका इलाज कराऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो इसका यही इंटेलेक्चुअलाइजेशन का डिफेंस मैकेनिज्म यही है कि जहाँ पे पर्सन जो है अपनी रीजनिंग, अपनी लॉजिक को इस्तेमाल करता है, अपनी फीलिंग्स, जो भी उसकी इमोशनल स्ट्रेस है, एनजाइटी है, उसको अवॉइड करने के लिए, इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद अनकंफर्टेबल इमोशंस डायरेक्टली, वो अपने जो है फैक्ट्स पे बात करते हैं, स्टेटिस्टिक्स पे बात करते हैं, और बच्चे जो भी उनका अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, जो भी वो उसको इस्तेमाल करके अपने आप को, वो जो भी इमोशनल सिचुएशन है उससे दूर रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ये आपका इंटेलेक्चुअलाइजेशन, इसका आप कीवर्ड रखिए याद। इंटेलेक्चुअलाइजेशन मतलब कि आप क्या करते हैं, लाइक इंटेलेक्चुअलाइजेशन का एग्जांपल हो गया आपका पुटिंग अप अ मेंटल शील्ड। मतलब आप जो है क्या कर रहे हैं, एक मेंटल, इस तरह से पुटिंग अप अ मेंटल शील्ड यूजिंग लॉजिक एंड फैक्ट टू अवॉइड डीलिंग विद डिफ़िकल्ट सिचुएशन। मतलब आप अपने दिमाग में एक तरह से शील्ड लगा लेते हैं, पॉजिटिव शील्ड लगा लेते हैं। आप इसको दिमाग को समझाते हैं कि आप लॉजिक से, फैक्ट से इसको समझाते हैं कि आप जो भी डिफ़िकल्ट आपकी फीलिंग्स हैं उनके साथ डील कर लोगे, ठीक है? ये आपका हो गया इंटेलेक्चुअलाइजेशन, ठीक है? इंटेलेक्चुअलाइजेशन जो है वो स्ट्रेसफुल भी, एक्सेसिवली स्ट्रेसफुल होता है, लेकिन जो है इंडिविजुअल जो है अगर इंटेलिजेंट है और पॉजिटिव रहता है अपनी लाइफ में, तो वो इस चीज़ से निकल लेता है, डिफेंस मैकेनिज्म। अनडूइंग जो होता है वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो सोशली अनएक्सेप्टेबल है, जिसमें फीलिंग्स, जो भी हमारे एक्सप्रेशन है, थॉट्स हैं, एंड जो भी हैं वो अनएक्सेप्टेबल हैं, ठीक है? सोशली अनएक्सेप्टेबल है। अनडूइंग में आपने याद रखना है कि जो भी हमारे अनडूइंग के अंदर एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जो हम यूज़ करते हैं, सोशली अनएक्सेप्टेबल, feelings, expression and thought ineffective, to apologize for mistakes, bear punishment, confess or express regret। मैं आपको एग्जांपल्स देके समझाती हूँ। देखो, अनडूइंग क्या होता है, अनडूइंग जो होता है, अनडूइंग को हम एंटोनमेंट भी कहते हैं, ATONE, एंटोनमेंट। एक इंडिविजुअल है, उसने अपनी लाइफ में बहुत बुरे बुरे काम किए हैं। अब वो क्या करना चाहता है, अपनी लाइफ को उसने रियलाइज़ किया कि बुरे काम करने से लाइफ बहुत इम्पैक्ट होती है, ये होता है, वो होता है। तो वो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करता है, एंटोनमेंट, या फिर अनडूइंग भी उसको कहते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, अनडूइंग जो डिफेंस मैकेनिज्म है इसमें, या फिर एनॉटमेंट में, इसका ये है कि इंसान ने जो अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ की होती हैं, या बहुत सारे गुनाह किए होते हैं, या बहुत सारे ऐसे काम किए होते हैं जो सोशली अनएक्सेप्टेबल थे, तो वो उनका क्या करता है, उनको जब लाइफ में सुधारने की कोशिश करता है, तो उसको हम एंटोनमेंट कहते हैं। मतलब जब इंसान अपनी लाइफ में अपनी जो है गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है, तो ये तब होता है जब इंसान अपनी गलतियों को मानते हुए उसे सुधारने के लिए कुछ करे, जैसे माफ़ी मांगना। इसका ये है कि एक इंसान ने लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं किसी दूसरों के लिए, और उसने रियलाइज़ किया कि अब वो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम कॉज कर रही है, तो वो एक टाइम पे आके वो जो है डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप कर लेता है अपने, जिसको अनडूइंग या फिर एटोनमेंट भी कहते हैं। तो वो अब कोई भी गलती करता है तो वो उसको सुधारने के लिए माफ़ी मांग लेता है, या किसी का कोई नुकसान होता है तो वो भरपाई कर लेता है उसकी, या किसी तरह से अपने बुरे काम का परिश्चित कर लेता है। तो ठीक है, ये जो डिफेंस मैकेनिज्म, ये अनडूइंग या एटोनमेंट है। इस तरह का आपको पूछेंगे नहीं एग्जाम में, ये थोड़ा एडवांस लेवल का, बट फिर भी मैंने बता दिया। अगर किसी ने किसी दूसरे का दिल दुखाया है, तो वो उस इंसान से माफ़ी मांग कर उसके लिए कुछ अच्छा कर देगा, या अपनी गलती सुधारने की कोशिश करेगा। तो इस प्रोसेस को हम एटोनमेंट कहते हैं, ठीक है?
अनडूइंग भी यही होता है। ये मैकेनिज़्म जो है इंसान बचपन से ही डेवलप होता है, जब वो सोशलाइजेशन का प्रोसेस सीखता है। बचपन में इंसान जो है चीज़ें, छोटे होते बड़ी सारी चीज़ें तोड़ फोड़ कर लेते थे, बैट बॉल खेलते जो है किसी का मिरर तोड़ देते थे और भाग जाते थे। लेकिन अगर बड़े होकर वो इस तरह से गलती कर रहे हैं तो वो माफ़ी भी मांगते हैं। तो ये जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, तो इस तरह से इंसान अपनी गलतियों को सुधारने का तरीका डेवलप भी कर लेता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, अगर कोई शौहर अपनी बीवी के साथ जैसे मतलब धोखा दे देता है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को धोखा दे देती है, फिर उसको जो महंगी चीज़ें देकर अपनी गलती सुधारने की कोशिश करता है, ठीक है, या कोई अनएथिकल इंसान जो बड़े बड़े डोनेशन देकर अपने गलत कामों का पछतावा दिखाए, तो ये सब जो है अनडूइंग की मिसालें हैं। कोई इंसान है, उसने अपनी लाइफ में बड़ी गुंडागर्दी की है, अब वो सुधरने की जब कोशिश करता है तो वो उन सब चीज़ों की भरपाई करता है, तो इसी को जो है अनडूइंग या फिर डिफेंस मैकेनिज्म वाला वो एंटोनमेंट कहते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका इंट्रोजेक्शन। आई होप आपको ये सारे अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है दोबारा मुझे पूछनी है, मुझे कमेंट करके पूछें, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका डिफेंस मैकेनिज्म इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसकी एग्जांपल है, आप लगा लो, वक्त के साथ बदलना, ठीक है। इसकी एग्जांपल ये है कि इंट्रोजेक्शन, पहले मैं मतलब समझाती हूँ। इंट्रोजेक्शन जो है एक डिफेंस मैकेनिज्म जिसमें इंसान जो है दूसरों की वैल्यूज़ या दूसरों के नॉर्म्स को अपना मान लेता है, ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे वैल्यूज़ दूसरों के नॉर्म्स को एक्सेप्ट कर लेता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मे बी वो उनको अपोज करता था, ठीक है, एक इंडिविजुअल है, उसको दूसरे इंसान की वैल्यूज़, कल्चर, नॉर्म पसंद नहीं है, अपोज करता था, लेकिन अब उसने एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप कर लिया है कि वो उनको क्या करता है, उसके वैल्यूज़ और नॉर्म्स को अपना मान लेता है, कि उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। अगर एग्जांपल दूँ मैं आपको, इसकी एग्जांपल दूँ तो जैसे फॉर एग्जांपल देश में सरकार बदल जाए, जैसे गवर्नमेंट एग्जांपल है, गवर्नमेंट पॉलिटिक्स की एग्जांपल है, ठीक है। एक इंडिविजुअल है, वो एक गवर्नमेंट को बिल्कुल पसंद नहीं करता, उसके वैल्यूज़ को, उसके बिलीफ्स को बड़ा अपोज करता है, ठीक है। तो अब जो है सरकार जो है वो बदल गई, मतलब एक एक ये सरकार है, ए लगा लो, ये सरकार है, बी लगा लो, ठीक है। अब ये वाली जो सरकार है इसको ये बहुत ज़्यादा अपोज करता है, इसकी वैल्यूज़ को नहीं मानता, इसके बिलीव्स को नहीं मानता, इसकी जो पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, नहीं मानता, ठीक है। तो अब ये वाली जो गवर्नमेंट है या ये वाली जो बी वाली पॉलिटिक्स है, ये आप जो है पावर में आ गई, ठीक है, ये पावर में आ गई। अब इंडिविजुअल क्या करेगा, वो इसको अपोज नहीं करेगा, ये क्या करेगा, ये जो नई सरकार है उसकी वैल्यूज़ को, बिलीफ को अपना लेगा, ताकि वो अपने आप को महफूज रख सके और ऐसा काम ना करे जो उन्हें समाज में नफ़रत या किसी तरह से जलील होने से बचा सके, ठीक है। अगर ये वाली पॉलिटिक्स जो है वो पावर में है, अगर ये वाला इंसान जाके इसको बुरा भला कहेगा तो ये इसके ऊपर एक्शन ले लेगी, तो ये क्या कर लेगा, ये इसको, ऑल्दो ये इसको वाली सरकार को पसंद नहीं करता है, लेकिन ये ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करेगा जहाँ पे ये शो करेगा कि इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, इसके तौर तरीके एक्सेप्ट कर लिए हैं, तो अब ये इसको अपोज नहीं करेगा। अगर ये करेगा तो ये क्या करेगा, इसके अगेंस्ट लोगों को नफरत हो जाएगी, इसको इंसल्ट करेंगे, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए वो डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करता है इंट्रोजेक्शन का, कि वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है। इंटरजेक्शन कभी कभी गलत बिहेवियर को भी जो है वो लीड कर सकता है। आइडेंटिफिकेशन जो है इसका, आइडेंटिफिकेशन भी इसके साथ रिलेट करता है, तो आइडेंटिफिकेशन में भी मैं आपको समझाऊंगी। तो इंटरजेक्शन का आपने यही चीज़ें याद रखनी है कि इंटरजेक्शन होता क्या है। इंटरजेक्शन और आइडेंटिफिकेशन जो है इंटर रिलेटेड है। इंटरजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म है जहाँ पे इंडिविजुअल जो है एक्सेप्टेंस कर लेता है दूसरों के वैल्यूज़ की और नॉर्म्स की, अगर वो एक टाइम पे उनको जो है अपोज भी करता है अपनी प्रीवियस जो भी उसकी असम्पशंस हैं, ठीक है। तो वो क्यों ये करता है, ताकि वो जो भी उसका बिहेवियर है वो अवॉइड करता है, प्रोटेक्टिव मेजर्स अपने लिए जो है वो डिवेल्प कर लेता है, ताकि वो इस तरह का जो बिहेवियर है उसको अगर वो शो करेगा तो उसको सोशल रिजेक्शन या फिर ह्यूमिलेशन देखने को मिल सकती है। इस वजह से वो जो है इंट्रोडक्शन जो है वो अपना डिफेंस मैकेनिज्म उस टाइम पे शो कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंपनसेशन।
अच्छा, आइडेंटिफिकेशन भी आपका डिफेंस मैकेनिज़्म है। आइडेंटिफिकेशन जो है आपका डिफेंस मैकेनिज़्म है, जहाँ पे इंडिविजुअल जो है फीलिंग्स वो वर्थ जो है वो इंक्रीज़ कर लेता है। प्रोटेक्टिंग द इंडिविजुअल अगेंस्ट सेल्फ डिवैल्यूएशन, एक टाइम पे इंडिविजुअल जो है अपने आप को पसंद नहीं करता है, वो खुद को बुरा भला कहता है, सेल्फ डिवैल्यूएशन ना, खुद की वैल्यू नहीं करता है। लेकिन वो अब आइडेंटिफिकेशन में वो इस तरह का डिफेंस मैकेनिज़्म डेवलप करता है जहाँ पे वो अपने लिए, अब खुद के लिए प्यार डेवलप कर लेता है, खुद के लिए फीलिंग्स इंक्रीज़ कर लेता है कि मैं वर्दी हूँ, ठीक है, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मतलब अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे कीवर्ड आप याद रखेंगे, इंक्रीजिंग फीलिंग्स ऑफ वर्थ एंड प्रोटेक्टिंग द इंडिविजुअल अगेंस्ट सेल्फ डिवैल्यूएशन। ये जो प्रोसेस है ये चाइल्डहुड के टाइम पे होता है, जहाँ पे चाइल्ड जो है आइडेंटिफाई करता है अपने एल्डर्स के साथ या मॉडल्स के साथ। तो द ग्रोइंग चाइल्ड बिकम अवेयर ऑफ हाउ ही इज़ बिकमिंग इवेल्युएटेड बाय अदर्स। तो व्हेन अ चाइल्ड रीचेज एडल्टसेंट और एडल्टहुड, तो उसकी जो आइडेंटिफिकेशन कैपेबिलिटीज़ हैं वो इन्हांस हो जाती हैं। तो दूसरी तरफ जो है सोशली इवैल्यूएट करती है। जो आइडेंटिफिकेशन डिफेंस मैकेनिज़्म होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उन लोगों के लिए जो खुद को डिवैल्यू करते हैं, जो खुद को दूसरों से कम समझते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन का यही है कि आइडेंटिफिकेशन जो है वो बचपन से ही सीखी जाती है, जब इंसान जो है खुद को एक टाइम पे वैल्यू नहीं करता और फिर वो दूसरों से अपनी पहचान बढ़ाता है, दूसरों के साथ मतलब अपनी अहमियत जो है उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको महसूस करता है, ठीक है। तो ये आपका आइडेंटिफिकेशन है। इंट्रोडक्शन हमने कर लिया, अब हम करेंगे कंपनसेशन। कंपनसेशन को आप ऐसे समझो, कंपनसेशन हो गया कंपनसेट करना, ठीक है। कंपनसेट में हम क्या करते हैं, जैसे कोई इंडिविजुअल है, उसकी कोई वीकनेस है, जैसे लगा लो उसका कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, वो स्टेज का उसको स्टेज फेयर है, ठीक है। वो अपनी वीकनेस को कंपनसेट करके क्या करेगा, अगर उसको पब्लिक स्पीकिंग नहीं अच्छे से आया तो वो उसको क्या करेगा, कॉम्पनसेट करेगा, मतलब अपनी वीकनेस को ओवर करना बाय अपनी जो आपकी स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है, उसको मैंने आपको बोला ना कम्युनिकेशन में, स्पेशल स्पीकिंग स्किल्स में वो पुअर है, तो वो उसको कंपनसेट करेगा उस वीकनेस को बाय एक्सेलिंग इन रिटन कम्युनिकेशन एट वर्क। तो मतलब कंपनसेट जो हमारी एबिलिटीज़, जो हमारी कैपेबिलिटीज़ जो लेस स्ट्रॉन्गर होती हैं, हम उनको कंपनसेट करते हैं विद हमारी मोर स्ट्रॉन्गर चीज़ों के साथ, ठीक है। वो हमारा होता है कंपनसेशन। तो कंपनसेशन की और मैं आपको एग्जांपल दूं तो कंपनसेशन क्या है, एक मिनट। कंपनसेशन का आपने यही कंपनसेशन को आपने इसलिए यही चीज़ याद रखनी है कि इंडिविजुअल जो है अपनी वीकनेसेस को छुपा करके अपनी अचीवमेंट्स को दिखाता है। अगर वो वीकनेसेस शो करेगा तो उसको लगेगा कि वो इनएडुकेट है लाइफ में, उसको एक तरह से फेयर रहेगा और वो अपनी जो है लाइफ को कंपनसेट करता है किसके साथ, अपनी अचीवमेंट के साथ। तो कंपनसेशन का यही है कि वीकनेसेस को जो है कंपनसेट करता है अपनी अचीवमेंट के साथ, ठीक है। अगर कोई इंडिविजुअल है पर्टिकुलर चीज़ में अच्छा नहीं बुरा है, मतलब वो उसको वो चीज़ नहीं आती, तो किसी चीज़ में अच्छा तो होगा, तो वो अपनी बुराई को छुपा करके, मतलब अपनी वीकनेस को छुपा करके अपनी जो है वो उसमें एक्सेल करता है। इसकी एग्जांपल लगा लो आप, तारे ज़मीन पर मूवी देखी है आपने, ठीक है। एक मूवी है तारे ज़मीन पर, उसमें एक बच्चा है, वो अपनी जो पढ़ने लिखने में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो किस चीज़ में अच्छा है, वो ड्राइंग में अच्छा है। तो वो क्या करता है, उसकी जो ड्राइंग वाली एबिलिटी है उसने किसको कंपनसेट कर लिया, जो उसकी वीकनेस है ना उसको उसने कहीं ना कहीं छुपा दिया, और उसको जो है इतनी वैल्यू नहीं रहेगी जितनी उसकी अचीवमेंट की थी। तो ये आपका कंपनसेशन है, ठीक है। फिर आपका जो है एक तरह से आपका दूसरा है, बाद में आपका आता है एक्टिंग आउट। एक्टिंग आउट एक आपका डिफेंस मैकेनिज़्म है, जहाँ पे मतलब पीपल इस तरह से रिएक्शंस दे देते हैं किसी चीज़ को जो उनकी एनजाइटी या टेंशन को कम करे, ठीक है। अगर पर्सन जो है मिसट्रीटेड फील कर रहा है या कोई उसको डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, तो वो फिज़िकली जो है वो वायलेंट नहीं होगा, वो क्या करेगा, इसमें क्या है, जो इंडिविजुअल है ना वो क्या करता है, अपने रिएक्शंस जो है वो एक्ट करके शो करता है, एक्ट करके जो भी है अपने रिएक्शन शो करता है, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के रिलेटेड उसका क्या रिएक्शन है, तो वो शो करेगा अपने एक्ट करके। जैसे फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड है, वो अपनी मदर से एंग्री है, तो अपनी मदर को नहीं बोलेगा आई एम एंग्री विद यू, वो क्या करेगा, उसकी तरफ चीज़ें फेंकेगा या उसको गुस्से वाला एक्सप्रेशन देगा। तो ये जो है एग्जाम्पल है एक्टिंग आउट की, जहाँ पे हम वर्बली बात ना कर करके हम एक्ट करते हैं अपना
बिहेवियर शो करने के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इंडिविजुअल की जो है एंजाइटी कम करती है, वो अपनी टेंशन जो भी है इसके साथ वो इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका एक्टिंग आउट। इस तरह से आपको नहीं पूछेंगे, थोड़े ज़्यादा डीप है वो हैं, बट मतलब आपके जो भी डिफेंस मैकेनिज्म जो इम्पॉर्टेंट है वो आप खुद याद रख लेना। जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट वाला इम्पॉर्टेंट है, फिर रिएक्शन फॉर्मेशन, फिर रैशनलाइजेशन, ठीक है, सप्रेशन, सब्लिमेशन, ठीक है, ये आपके वो है। फिर आपका आता है सिलेक्टिव फॉरगेटिंग। सिलेक्टिव फॉरगेटिंग क्या है? कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो आपको टर्म्स से ही समझ में आ जाएंगी। तो मतलब सिलेक्टिव फॉरगेटिंग ये है कि जो भी हमारी लाइफ में अनडिज़ायर्ड या फिर पेनफुल चीज़ें होती हैं जो हम भूल जाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, हम उनसे क्या करते हैं, एस्केप कर लेते हैं, हम उनसे भागने की कोशिश करते हैं, हम उन चीज़ों को याद ही नहीं करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका सिलेक्टिव फॉरगेट मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो वो भी हमारा जो फैक्ट है, जो भी हमारा वो कॉन्सेप्ट है, उस पर हमारी अटेंशन ना जाए, वो उसको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम कॉज करेगा। फिर आपका आ जाता है नेगेटिविज़म। नेगेटिविज़म में यही आता है कि जो भी आपका एक्सप्रेशन है आप उसको रिफ्यूज़ल का देते हैं। डिफेंस मैकेनिज़म्स जो भी है नेगेटिविज़म, आपका एक्टिंग आउट, ये आपके जो है हेल्दी कंसीडर नहीं किए जाते हैं, ये आपके अनकॉन्शियस होते हैं। तो पर्सन जो नेगेटिविज़म का डिफेंस मैकेनिज़्म है वो कहाँ पे यूज़ करता है, जहाँ पे वो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस में फंस जाता है और वो हेल्प करने से मना कर लेता है, मतलब मे रिफ्यूज़ टू हेल्प इन एनी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन इफ़ शी और ही इज़ अप्रोच्ड एट टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, दिस हैपन बिकॉज ऑफ फेयर ऑफ फेलियर। तो नेगेटिविज़म उसको देखने को डिफेंस मैकेनिज़्म वहाँ पे डेवलप होता है। तो जो नेगेटिविज़म का है ना, इसका आप कीवर्ड ये याद रखो कि जो भी है किसी भी कोई भी इंसिडेंट है उसको रिफ्यूज़ कर देना, मतलब द एक्सप्रेशन ऑफ फ्लैट रिफ्यूज़ल एनी इंसिडेंट, कोई भी इंसिडेंट जो अंडर के किसी भी इंसान को लगता है कि मेरी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। मैं इसको आपको अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है। अब वीडियो लॉन्ग हो गया ना तो मैं भी थोड़ा लेज़ी पड़ रही हूँ, लेकिन मैं अच्छे से आपको समझाती हूँ। नेगेटिविज़्म जो है वो क्या है, वो एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज़्म है जहाँ लोग हर चीज़ को नेगेटिविटी से देखते हैं और हर सिचुएशन को नेगेटिव रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। चाहे वो ज़रूरी हो या नहीं, वो बिना सोचे समझे उसको सीधा ना कर लेते हैं, ये मुझसे तो होगा नहीं, ठीक है। इसका मतलब है कि वो किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते और हमेशा उस चीज़ को अपोज़ करते हैं। नेगेटिविज़्म को मैं आपको और आसान भाषा में समझाऊँ तो इंसान जो है वो हर चीज़ को नेगेटिव एटीट्यूड से देखता है और हर चीज़ को अपोज़ करता है। जबकि उसको कोई भी प्रपोज़ल दिया जाएगा, कोई भी आइडिया दिया जाएगा, वो उसको हमेशा रिजेक्ट कर लेगा उसके बारे में बिना सोचे समझे, ठीक है। नेगेटिव एटीट्यूड दिखाता है, हर चीज़ को नेगेटिव एंगल से देखता है। इसकी एग्जांपल है, अगर आपके बॉस ने आपको एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और आप तुरंत कह देते हैं कि ये तो मेरे बस में नहीं है, ये तो मेरे लिए पॉसिबल है, मतलब आप उसके बिना आप बिना सोचे समझे ये देखते भी नहीं कि भाई ये मुझसे होगा भी या मुझसे नहीं होगा, तो आप कहते हैं नहीं नहीं ये तो मुझसे नहीं होगा। तो जब भी आप किसी पार्टी या इवेंट में नहीं जाना चाहते और आप हर बार एक्सक्यूज़ कर देते हैं, उसे अवॉइड करते हैं, चाहे वो ज़रूरी भी हो या नहीं भी हो, मतलब आप हर चीज़ को नेगेटिव चीज़ से देखते हो, वो नेगेटिविज़्म होता है, ठीक है। नेगेटिविज़्म एक डिफेंस मैकेनिज़्म होता है जो तब यूज़ होता है जब किसी को अपने इमोशंस को हैंडल करने में प्रॉब्लम होती है और वो अपने नेगेटिविटी के ज़रिए अपने स्ट्रेस को मैनेज करना चाहता है, ठीक है। ये आपका हो गया नेगेटिविज़्म। फिर आ जाता है आपका सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है आपका? सब्लिमेशन भी आपका एक डिफेंस मैकेनिज़्म है। आपने हर चीज़ को आपने अच्छे से समझना है और एक उसको, ठीक है। सब्लिमेशन में आपका है, इन केस ऑफ फेलियर टू गेट सेटिस्फेक्शन डायरेक्टली फॉर एनी इमोशन वन में मेक एन एफर्ट टू गेट सेटिस्फेक्शन थ्रू सोशली एक्सेप्टेड मीन्स। इसका आप सीधा समझिए कि सब्लिमेशन में क्या है आपका। सब्लिमेशन में आपका एक कंस्ट्रक्टिव तरीका है अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने का। मतलब अगर आपकी कोई चीज़ आपके तरीके से नहीं होती है तो आप दूसरा तरीका निकाल लेते हैं। तो ये एक इमोशनली और साइकोलॉजिकल हेल्दी तरीका है, ठीक है। कुछ कुछ डिफेंस मैकेनिज़्म जो है टोटली नेगेटिव हैं, लाइफ के लिए हेल्दी नहीं है। कुछ डिफेंस मैकेनिज़्म मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था पॉजिटिव भी हैं। सब्लिमेशन एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज़्म है जिसमें एक व्यक्ति जो है, एक इंडिविजुअल जो है अपने नेगेटिव या जो भी उसके अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सिस हैं उनको सोशली एक्सेप्टेबल या फिर कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में चैनलाइज करता है, उनको तब्दील करता है। इसका मतलब है कि जब आपके अंदर कोई ऐसे थॉट या इमोशन होते हैं जो डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते, तो आप उन्हें किसी पॉजिटिव
पॉजिटिव एक्टिविटी में बदल देते हैं, तो अपने उन थॉट्स और उन इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। सब्लिमेशन में जो नेगेटिव इम्पल्सिस होते हैं उनको क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में बदलते हैं। ये इसका कीवर्ड है। जब आप अपने डिस्ट्रक्टिव या एग्रेसिव फीलिंग को किसी प्रोडक्टिव और पॉजिटिव चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर हेल्दी कोपिंग इसमें रहती है, एक हेल्दी तरीका स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन से डील करने का। ठीक है। नेगेटिविज़म बहुत गलत तरीका है, सब्लिमेशन उसका ऑपोजिट है। जब आपको मतलब नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आ रहे हैं, आप उनको नेगेटिव वे में एक्सप्रेस ना करके आप उनको पॉजिटिवली एक्सप्रेस करते हो। ठीक है, ये आपका सब्लिमेशन है। आपने एक चीज़ को पर्टिकुलरली नोट करना है, आप जिस भी लैंग्वेज में लिखो आपको बस ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगर आप सब्लिमेशन का और एग्जांपल ले लें, अगर आपको बहुत ज़्यादा एंगर या फ्रस्ट्रेशन है तो आप क्या करोगे, अपना एंगर या अपनी फ्रस्ट्रेशन को किस में निकालोगे, फिजिकल एक्टिविटी में। जैसे आपको किसी चीज़ पे बड़ा ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो आप क्या करोगे, अ, बड़ी सारी लड़कियों का होता है कि उनको किसी चीज़ से गुस्सा आता है तो वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके किसी फिजिकल एक्टिविटी में लग जाती हैं, खाना बनाने में, जो उनको खुशी देता है, जो उनको पॉजिटिविटी देता है। कोई लोग खाना बना लेता है, कोई कपड़े प्रेस कर लेता है, जो भी जिसको खुशी मिलती है। बॉयज़ ज़्यादातर क्या करते हैं, उनको गुस्सा आता है तो वो अपना जैसे बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग कर लेते हैं या फिर रनिंग कर लेते हैं, मतलब पॉजिटिव तरीके से वो अपने इमोशंस को बाहर निकालते हैं। ये आपका सब्लिमेशन है। अगर दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, एक आर्टिस्ट है जो अपने पर्सनल लाइफ में बड़ा स्ट्रगल कर रहा है और उसको बहुत ज़्यादा इमोशनल मतलब पेन है लाइफ में, लेकिन वो अपना जो इमोशंस है, अपना जो स्ट्रगल है, वो किस में एक्सप्रेस करता है, अपने आर्ट में एक्सप्रेस करता है। तो इसकी एग्जांपल होगी सब्लिमेशन। आपको एग्जाम में इस तरह की एग्जांपल दे देंगे कि इफ़ देयर इज़ एन आर्टिस्ट जो अपनी लाइफ में बहुत पर्सनल स्ट्रगल कर रहा है, इमोशनल पेन कर रहा है उसकी लाइफ में, लेकिन वो अपने आप को जो है पॉजिटिव वे में एक्सप्रेस करता है नेगेटिव इमोशंस को छुपा के। तो ये किस तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है, ये आपका सब्लिमेशन है। वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो गया, बच्चे देखते भी नहीं होंगे इतना लॉन्ग वीडियो, लेकिन हर चीज़ जो भी एक्सप्लेन की है इसमें बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म है, आप सारे याद नहीं रखो। सब्लिमेशन याद रख लो, कंपनसेशन, इंट्रोजेक्शन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन। ठीक है, और आप याद रख लो रिप्रेशन, रिग्रेशन। देखो ये मैंने वहाँ से निकाला, जब रिग्रेशन पूछा गया तो आपको कोई और चीज़ भी पूछी जा सकती है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में पूछ लेंगे, स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ लेंगे, तो आपने हर एक चीज़ को इंपॉर्टेंट याद रखना है। मैंने आपको जो है फ्रॉइड के ड्रीम एनालिसिस का भी कराना था, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो भाई बच्चों, थैंक यू सो मच। और आप हमेशा पढ़ते रहो और फिर चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, आपको बहुत अच्छा यहाँ पे कंटेंट भी मिलेगा और सब कुछ अच्छे से प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।